रिसेंटली चाइना में होने वाले 25th समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस समिट में एससीओ मेंबर कंट्रीज ने अपनी इस कमिटमेंट को एक्सप्रेस किया कि वो एक फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद मल्टीलैटरलिज्म और यूनाइटेड नेशन चार्टर के ऊपर होगी। इस रिन्यूड कमिटमेंट को, इस ऐलान को अगर हमें देखना चाहिए, रिसेंटली जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ख़ासतौर पे अंडर ट्रंप यूनिलैटरल पॉलिसी परस्यू की हैं, जैसे कि उन्होंने टेरर वार स्टार्ट की है और जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स और मल्टीलैटरलिज्म को वायलेशन हुई है, तो इसको हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। समिट के दौरान चाइना ने एक मेजर अनाउंसमेंट की और वो ये थी कि एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव चाइना इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिसका पर्पस होगा कि एक फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जाए। इससे पहले चाइना 3 और ग्लोबल इनिशिएटिव अनाउंस कर चुका है, जिनमें ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव शामिल हैं। तो जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है वो इन तीनों इनिशिएटिव्स को कंप्लीमेंट करेगा और ये चारों इनिशिएटिव मिलके एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखेंगे। अब ये इन चारों इनिशिएटिव को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये 3 चीज़ें हमारे सामने आएंगी। नंबर 1, एक तो ये है कि जो करंट इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसको वेस्ट या अमेरिका लीड कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। दूसरा, इन रिफॉर्म्स को लाने में, इन्हें एक रियलिटी बनाने में एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। और तीसरा, एससीओ या ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर चाइना विल बी द लीडर और वो इन रिफॉर्म्स को लीड करेगा, क्योंकि ये चारों जो इनिशिएटिव्स हमने आपको बताए हैं, ये चारों चाइनीज़ इनिशिएटिव्स हैं। अब ये जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, दिस इज़ आल्सो इन लाइन विद पाकिस्तान विजन ऑफ ए रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, तो इसी वजह से पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है। इसके अलावा समिट में एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई और वो ये था कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया जाएगा टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स इन द रीजन। तो ये एससीओ डेवलपमेंट बैंक की एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के लिए एक वेलकम डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एक और विंडो, फाइनेंसिंग विंडो मिलेगी, ताकि अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए उन्हें फाइनेंस करने के लिए एक और सोर्स पाकिस्तान को मिलेगा। इसके अलावा समिट ने एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2035 भी अडॉप्ट किया, जिसका मकसद ये है टू प्रमोट स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन एससीओ रीजन। ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनको सपोर्ट करेगी बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। समिट की एक और हाईलाइट चाइना विक्ट्री डे परेड थी, जो कि समिट के साइडलाइंस के ऊपर हुई। परेड का जो मकसद था वो ये था कि 1945 में चाइना ने साइनो जापान वॉर में जापान को डिफीट कर दी थी और जापान ने जो चाइना के बड़े हिस्से पे ऑक्यूपाई किया था, उससे चाइना लिबरेट हो गया था। लेकिन इसका एक मकसद और भी था, और ये भी था कि चाइना की मिलिट्री पावर को, उसको भी एक शो किया जाए, उसको भी डिस्प्ले किया जाए, और उसके साथ साथ यूएसए को भी एक क्लियर मैसेज दिया जाए कि देर आर कंट्रीज led by China who are in a position who want to challenge the US-led world order. इस मौके पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, जिनके साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और बहुत से हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट, जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, उन्होंने कहा, टुडे ह्यूमैनिटी इज अगेन फेस्ड विद द चॉइस ऑफ पीस और वॉर, डायलॉग और कन्फ्रंटेशन, win-win or zero sum,
and that the Chinese people firmly stand on the right side of history. तो अगर आप ये जो ब्रीफ एक्सट्रैक्ट है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की स्पीच से, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक तरफ अमेरिका है जो जिसकी प्रेफरेंस वॉर है, पीस नहीं है, कन्फ्रंटेशन है, डायलॉग नहीं है, और एक ज़ीरो सम गेम है, ऐसी गेम जिसमें सबका नुकसान होता है। दूसरी तरफ चाइना है जिसकी चॉइस पीस है, डायलॉग है और विन विन सिचुएशन, एक विन विन गेम है जिसमें सबका फायदा हो। और इन वर्ड से बेसिकली चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी क्रिटिसाइज किया है, जिनकी पॉलिसी यूनिलैटरलिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। और ये हमें ये स्पीच जो एक्सट्रैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया चाइनीज प्रेसिडेंट का, ये हमें ये भी रिमाइंड करवाते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस क्या था। तो इसके लिए हम आपको बैकग्राउंड में ले जाते हैं, आज से 50 साल पहले ले जाते हैं, बल्कि कुछ उससे भी ज़्यादा 1945 में ले जाते हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो कोल्ड वार स्टार्ट होगी बिटवीन टू मेजर पावर्स, उस वक्त थी यूएसए एंड यूएसएसआर। तो यूएसए ने अपना एक ब्लॉक बनाया, इसको वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते थे, और यूएसएसआर ने अपना एक ब्लॉक बनाया जिसको सोशलिस्ट ब्लॉक कहते थे। और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ज़्यादा एक टेंस सिचुएशन रही फॉर अनदर 50 ईयर्स। इसके अलावा कुछ कंट्रीज थे जो फॉर्मली किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं थे, इन्हें नॉन लाइन कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हुआ जिसको यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे, क्योंकि इसमें यूएसए वाज द ओनली सुपर पावर एंड यूएस लेड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज द वर्ल्ड विच वाज द विक्टोरियस वर्ल्ड। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक तरफ तो यूरोप में जो डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपियन यूनियन का, यानी कि जो फॉर्मर मेंबर्स थे सोवियत यूनियन के, कॉन्स्टिट्यूटेड रिपब्लिक्स थे या उसके एलाइज थे, उनको यूरोपियन यूनियन ने एट द बिहेस्ट ऑफ द यूएसए यूरोपियन यूनियन में भी शामिल करना शुरू कर दिया, और इसके अलावा उन्हें नेटो में भी दावत दी गई कि वो नेटो में भी शामिल हो जाए। अब इसी वजह से जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुआ है उसका भी बुनियादी रीज़न ये थी कि ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो, और इससे चाइनीज़ भी कंसर्न इंक्रीज हुए। दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट हुई कि चाइना का ग्रेजुअली राइज हुआ, बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2010, और रशिया को इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स थे सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद, लेकिन बाद में रशिया को रिसर्जेंस हुई, उसकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई और रशिया को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हासिल हो गई। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्डर इमर्ज हो रहा है उसमें एक तरफ तो वेस्टर्न पावर्स हैं जिसमें यूएसए और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ है, ये ईस्टर्न पावर्स हैं जिसमें चाइना, रशिया, कुछ अदर इमर्जिंग नेशंस हैं। तो ये जो ईस्टर्न आप इसको हम ब्लॉक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो ईस्टर्न साइड है ये ग्लोबल साउथ है, इसके दो बड़े अल्टरनेटिव्स हैं उसके जवाब में वेस्टर्न लेड ब्लॉक के दौरान में। एक ब्रिक्स है जो एसेंशली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान अभी ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, और दूसरी तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, जिसका इनिशियली बुनियादी पर्पस सिक्योरिटी था और बाद में इसमें इकोनॉमिक पर्पसेस भी इसमें आ गए। पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज ए मेंबर ऑफ एससीओ। पर एससीओ 2001 में शंघाई में एस्टेब्लिश हुई थी। इसकी इस वक्त 10 मेंबर स्टेट्स हैं, 6 ओरिजिनल मेंबर स्टेट्स थी और बाद में इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया। अफगानिस्तान और मंगोलिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है एससीओ में। एससीओ इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट regional organization both by geography and population. It accounts for 40% of world population, 20% of global economy, and controls 20% of world's oil reserves and 44% of its natural gas. तो ये इसका बड़ा इसमें है क्योंकि इसमें मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री लाइक रशिया एंड ईरान इसके मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है
कि कैन SCO सेट अप ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज एन अल्टरनेटिव टू द वेस्ट लेड ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इस सवाल का जब हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपको तीन चीज़ें, 3 वाइटल डिस्टिंक्शन वेस्ट और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ग्लोबल साउथ के दरमियान आपको समझने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि वेस्ट में यूरोपियन यूनियन है विच इज़ द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल इन हिस्ट्री। दूसरी तरफ SCO जहाँ तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इंटीग्रेशन का ताल्लुक है, इवन SCO हो या ब्रिक्स हो, ये अभी बहुत पीछे हैं। तो इनको एक फुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने में जिस लेवल तक यूरोपियन कंट्रीज चले गए हैं उसमें बहुत अभी टाइम लगेगा। दूसरा, वेस्टर्न ब्लॉक में नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ ए म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट, यानी कि अगर किसी एक मेंबर पे भी अटैक होगा तो बाकी तमाम मेंबर उस मेंबर के बिहाफ पे ऑफेंडिंग मेंबर के साथ जंग का ऐलान करेंगे। जैसे अफगानिस्तान के ऊपर जब 9/11 हुआ था तो नेटो का कॉन्स्टिट्यूशन को, चार्टर को इन्वोक करके अटैक किया गया था। लेकिन SCO में अभी तक कोई ऐसी म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है और इसका भी पॉसिबिलिटी है कि नियर फ्यूचर में भी शायद म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट नहीं होगा। तो इसमें भी SCO वेस्ट से बहुत पीछे है। तीसरी वजह यह है कि शुरू ही से USA ने वेस्टर्न ब्लॉक को लीड किया है और USA की लीडरशिप को किसी ने भी वेस्टर्न ब्लॉक में किसी और कंट्री ने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर चाइना SCO या ग्लोबल साउथ को लीड करता है तो उसे एक तो लाजमी इंडिया चैलेंज करेगा और हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद रशिया भी उसको चैलेंज करे, क्योंकि इस वक्त तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि उसको चाइनीज़ डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, इकोनॉमिक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बाद में वंस द वॉर इज़ ओवर तो रशिया में आल्सो विल नॉट लाइक चाइनाज लीडरशिप। तो हमारा कंक्लूजन इसमें यह है कि SCO एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सक्सेसफुली चैलेंज द वेस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर में। वेस्ट को चैलेंज करना, इसके लिए सक्सेसफुली चैलेंज करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाकी SCO के कंट्री या ग्लोबल साउथ के कंट्रीज दे कैन मेक एफर्ट्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर, लेकिन वो ये ऑर्डर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसमें भी बहुत उन्हें वक्त लगेगा। फोर्सेबल फ्यूचर में कोई ज़्यादा इसका पॉसिबिलिटी रियलिस्टिक स्पीकिंग नज़र नहीं आती। I hope you like this video. If that is the case, please subscribe to my channel CSS Preparation. Thanks for watching.